अपने YouTube करियर की वजह से मुझे दुनिया भर के अलग अलग जिम्स में ट्रेन करने का मौका मिला है। थाईलैंड, जापान और बाली से लेके मुंबई, दिल्ली और पुणे तक मैंने दुनिया भर में अलग अलग जिम्स एक्सप्लोर किया है। इतने सारे जिम्स में वर्कआउट करने के बाद एक अच्छे जिम के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड फैसिनेटिंग इनफ, अलग अलग कंट्रीज और सिटीज में ट्रेन करने के बाद पुणे में इवॉल्व नाम की जो जिम है, उस जिम को आई डोंट थिंक कोई और जिम बीट करती है। मैं जापान के सबसे एक्सपेंसिव जिम में भी गया हूँ, बट आई वुड स्टिल चूज इवॉल्व। इवॉल्व मैंने 2019 साल में ज्वाइन की। 7 सालों के लिए उस जिम में जाने के बाद मैंने इस साल पहली बार जिम मेंबरशिप रिन्यू नहीं की। मैं एक दूसरे जिम में जाने लगा। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने आके मुझे पूछा कि भाई आप इवॉल्व क्यों नहीं जा रहे हो। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से मैंने ये स्विच बनाने का फैसला किया। अब इक्विपमेंट, मशीन्स और लाइटिंग की अगर बात की तो इवॉल्व से बेहतर जिम मैंने आज तक नहीं देखी है। उस जिम में सारे हैमर स्ट्रेंथ के मशीन्स होने की वजह से आई थिंक वो बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। इवॉल्व में हर जगह व्हाइट लाइट है। सिर्फ उतना ही नहीं, विंडो से भी बहुत नेचुरल सनलाइट आती है, जिसकी वजह से शूट करने में जो मजा इवॉल्व में आता है वो मुझे किसी दूसरे जिम में नहीं मिला है। अब जब हम ट्रेन करने के लिए जाते हैं तब कुछ सेट्स लगाने के बाद जब पंप आता है तब खुद की फिजिक देखने में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसके लिए अच्छा लाइटिंग होना भी जरूरी है। इवॉल्व वो वाला बॉक्स भी चेक करता है। पर ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट कॉन्स की वजह से मैंने अपनी मेंबरशिप रिन्यू ना करने का फैसला बनाया। अब मैं इन्हें अनफॉर्चुनेट कॉन्स इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जिम मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इवॉल्व के लिए एक अच्छी चीज है। सबसे पहला फैक्टर है क्राउड। अब इसमें मेरा कितना हाथ है, यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, इन सारे चीजों की वजह से जो भी मार्केटिंग हुई है इसके पीछे कितना हाथ है आई हैव नो आइडिया, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर द जिम। जिम बहुत ही ज्यादा क्राउडेड होने लगी और मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ इवन दो मैं पीक टाइम में जिम नहीं जाता। सुबह का जो टाइम होता है आई थिंक 6:30 to 8, ऑफिस जाने के पहले जो भी लोग जिम जाते हैं, और शाम का जो टाइम होता है सनसेट के बाद जब लोग ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, इन सारे चीजों के बाद जिम जाते हैं, इन दोनों टाइम जोन्स को छोड़ के मैं जिस टाइम जिम जाता हूँ जो अराउंड 9-10 बजे होता है, तब भी क्राउड इतना ज्यादा होने लगा कि जिम के अंदर एक टाइप का सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर हुआ। हाँ, मशीन्स नहीं मिलते, शूट करने में बहुत दिक्कत आती है, वो सारी चीजें तो है, पर ट्रेनिंग करते वक्त जब एक पर्टिकुलर स्पेस ओवर क्राउडेड होती है तो पीस ऑफ माइंड चला जाता है। दूसरे कुछ मिसलेनियस चीजें जो जिम के लिए एक प्रो है पर मेरे लिए एक कॉन है, वो है लोकेशन। ये जिम पुणे के एक बहुत अच्छे एरिया में लोकेटेड है जिसे सालुंके विहार कहते हैं। वो एक टाइप से इस एरिया का एक सेंट्रल लोकेशन है। अगर आप उस पॉइंट से एक रेडियस बनाते हो और एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो ऑलमोस्ट सबके लिए ये जिम एक्सेसिबल है। पर डाउनसाइड है कि उस सेंट्रल लोकेशन की वजह से कोई पार्किंग नहीं है, इसीलिए रोड पे कहीं पार्किंग ढूंढो, फिर चलते चलते बेसमेंट में जाओ, लिफ्ट के लिए 5-10 मिनट इंतजार करो और फिर ऊपर जाओ। इस पूरे प्रोसेस में ही 10 मिनट चले जाते थे। आई थिंक जिम्स में पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए। पुराना जो इवॉल्व था, जो दोराबजीज के बिल्डिंग में था, उसमें 3 स्टोरीड बेसमेंट पार्किंग था, जो एक बहुत बड़ा प्रो है। मैं अभी जिस जिम में जाता हूँ, वॉरियर जिम, उसमें भी 3 स्टोरीड पार्किंग है। इसीलिए मॉनसून जैसे सीजन में आप बिना किसी इनकन्वीनियंस के सीधा गाड़ी पार्क करके ऊपर जा सकते हो। और लास्ट रीजन थोड़ा सा पर्सनल है। मुझे इवॉल्व एक मेन रीजन की वजह से जाना बहुत पसंद था, और वो था मेरे सारे दोस्त इवॉल्व जाते थे। दोस्तों के साथ ट्रेन करना आई थिंक 25 सालों में मेरे फेवरेट मेमोरीज में से एक है। मैं, नील, देवराज, आर्यन, हम सब साथ में मिलके इवॉल्व जाते थे और हर रोज ट्रेनिंग सेशन लगाते थे। जब वो चला गया तब इवॉल्व जाने का पॉइंट मैंने खो दिया। नील तो यूएस चला गया। हाँ, देवराज और आर्यन अभी भी इवॉल्व जाते हैं, पर लाइफ हैपेंड, सबके शेड्यूल्स और रूटीन्स बदल गए, जिसकी वजह से आर्यन सुबह 6 बजे अपने टेनिस कोचिंग के पहले जिम जाता है, देवराज रात के 7-8 बजे ऑफिस का काम खत्म होने के बाद जिम जाता है। इसीलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से मैं हर साल अपनी इवॉल्व मेंबरशिप रिन्यू करता था, वो चला गया। तब मैंने फैसला बनाया आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड चेंज माई जिम। जिम जाने के पहले मैं लेने वाला हूँ मसल ब्लेज का फिश ऑयल गोल्ड। फिश ऑयल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हर किसी को लेना चाहिए। इसके हर सर्विंग से मुझे 1300 mg फिश ऑयल मिलता है। मैं हर दिन 2 कैप्सूल कंज्यूम करता हूँ। इसे चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक क्लिक करना।
स्वागत है आप सभी का कोरिंथियंस क्लब। अब नाइट्रो जिम की मेंबरशिप लेने के पहले मैं अपने 4 डे स्प्लिट के सारे 4 वर्कआउट्स यहाँ पे लगाऊंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि इस जिम में मेंबरशिप लेनी चाहिए कि नहीं। मैं जिम से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ और मशीन्स और इक्विपमेंट हर मसल ग्रुप के लिए कैसा है ये जानने के पहले मैं मेंबरशिप यूजुअली लेता नहीं हूँ। बहुत लोग एक ट्रायल सेशन लेके फिर मेंबरशिप ले लेते हैं, पर मुझे एक मसल ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे अपने बॉडी के सारे मेजर मसल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मुझे लेग एक्सटेंशन से लेके लैट पुल डाउन तक सारे मशीन्स देखने हैं, सारे ट्रेनिंग सेशंस लगाने हैं और फिर एक डिसीजन बनाना है। पर ओवरऑल अगर वाइब्स की बात की तो जिम के पहले और जिम के बाद इस क्लब में करने के लिए और शूट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये एक क्लब होने की वजह से गाड़ी से निकलने के बाद बहुत सारी प्राइवेसी मिलती है और बैठने के लिए बहुत जगह मिलती है। ओके गाइस, अब इवन दो ये जिम बेसमेंट फ्लोर पे है, बहुत सारा नेचुरल सनलाइट आता है। यूजुअली अगर जिम बेसमेंट के अंदर होती है तो बहुत अंधेरा अंधेरा और डार्कनेस आता है, वो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं है। जो जिम्स एक फ्लोर पे लोकेटेड है उन पे कैसे विंडो से बहुत सारा नेचुरल लाइट आता है, तो इस जिम में वो भी मिलता है। आज के चेस्ट डे का प्लान बहुत सिंपल होने वाला है, एक प्रेस और एक फ्लाई। अब प्रेसिंग के लिए इस जिम में एक सीटेड मशीन चेस्ट प्रेस है जो मैंने बहुत टाइम में नहीं लगाई है। मेरी जो प्रीवियस जिम है वॉरियर जिम में चेस्ट प्रेस के लिए एक इंक्लाइन प्रेस की मशीन है, इवॉल्व से लेके मैंने ये मशीन नहीं लगाई है। अब यूजुअली अगर मैं एक नए जिम में जाता हूँ तो हर मशीन के कुछ सेटिंग्स होते हैं, तो वार्म अप सेट्स के दौरान मेरा मिशन ये होता है कि उन मशीन को मेरे बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करना। अब उसमें चेस्ट प्रेस की अगर मशीन ली, यूजुअली 2 ही एडजस्टमेंट होते हैं। एक है सीट ऊपर नीचे करने से मैं इंश्योर करता हूँ कि बैठने के बाद ये जो हैंडल्स है ये एकदम मेरे आर्मपिट के यहाँ पे आए, जिससे बार पाथ चेस्ट टारगेट करने के लिए ऑप्टिमल रहेगा। एंड सेकेंडली ये इन माय ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अगर मैं ये हैंडल्स थोड़े से दूर सेट करूंगा तो मुझे पेक्स पे एक पूरा स्ट्रेच नहीं मिलेगा। थिंक ऑफ इट दिस वे, आप एक डंबल प्रेस लगा रहे हो पर फुल रेंज ऑफ मोशन लगाने के बजाय आप बस यहाँ तक नीचे आते हो और फिर वापस ऊपर जाते हो। इससे आप मूवमेंट से पूरा स्टिमुलस नहीं ला पा रहे। इसीलिए मैं इन हैंडल्स को वो जितना डीप जा सकते हैं उतने डीप सेटिंग पे लॉक करता हूँ। गुड रेप्स ओनली। Full stretch. Easy. Not done yet. एक और। क्लास। पिछले साल जब मैं जिम नहीं जा सका था तब बहुत लोगों ने मुझे कहा कि भाई फिजिकल हॉबी होने के साथ साथ कोई मेंटल हॉबी होना जरूरी है। अब इस बात से मैं फुल्ली अग्री करता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि 1 साल होने के बाद भी मुझे एक ऐसी मेंटल हॉबी मिली है जो मुझे जिम जितनी पसंद है। मैं पिछले हफ्ते प्रज्ञानंदा का इंटरव्यू देख रहा था 2021 साल में, जब मैंने द क्वींस गैम्बिट ये शो नेटफ्लिक्स पे देखा। उसके बाद से मैं बहुत ज्यादा चेस खेलने लगा। एनीवेज उस टाइम पे लॉकडाउन था, इसीलिए करने के लिए बाकी की कोई चीज नहीं थी। इवन दो मैंने लॉकडाउन के बाद चेस खेलना बंद किया, मैं अभी भी चेस टूर्नामेंट्स को और प्लेयर्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल क्यूबिंग की तरह चेस भी एक पैटर्न रिकॉग्निशन पजल जैसा है। और मैंने इन लोगों के इतने सारे इंटरव्यूज देखे हैं, पर वन ऑफ देम रियली स्टूड आउट। इंटरव्यूअर ने प्रज्ञानंदा को पूछा कि चेस के अलावा आपके और कौन से हॉबीज हैं। वो ऐसे सीलिंग की ओर देखा और उसने बोला नहीं और कुछ नहीं है। उसी सेम इंटरव्यू में बाद में उस औरत ने उसे एक और क्वेश्चन पूछा, अगर आप प्रोफेशनली चेस खेल रहे नहीं होते तो आप क्या करते? और प्रज्ञानंदा ने बोला, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट चेस। मेरे दिमाग में 24/7 सिर्फ चेस चलता रहता है। और उस बात से मैं इतना ज्यादा मूव हुआ, क्योंकि जिम मेरे लिए एग्जैक्टली वो है। जिम जब मेरे जिंदगी से छीन ली गई थी तब मैंने जिम को बहुत अलग अलग एक्टिविटीज के साथ रिप्लेस करने की कोशिश की, पर आज 1 साल के बाद आई हैव फाइनली रियलाइज मेरे दिल में जिम के लिए
कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरे दिमाग में 24/7 यही चलता है। आई नो कि ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि अगर फ्यूचर में एक और बार ऐसा टाइम आया तो मैं क्या करूंगा, ऐसे मुझे बहुत लोग कहते हैं। संभाल लूंगा इस एक साल में। somehow I have managed, पेशेंट रह के हम वापस जिम आए हैं। अगर वापस होता है आई विल फिगर इट आउट। पर पॉइंट यह है कि अगर आपके जिंदगी में एक ऐसी चीज है, डोंट लेट एनीबडी टेल यू दैट इट इज अनहेल्दी। आई फील लाइक वो जो एक्सट्रीम ऑब्सेशन है, उससे आपको जिंदगी जीने के लिए इतना तगड़ा पर्पस मिलता है कि एवरेज ऑर्डिनरी पीपल वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। लास्टली मैं ये टॉक एडवाइस के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगर आप अभी एक बुरे फेज में हो और आपकी पसंदीदा चीज नहीं कर पा रहे, तो उसे दूर भगाने के बजाय और एक दूसरी मेंटल हॉबी पकड़ने के बजाय उसी चीज के बारे में सोचते रहो, क्योंकि उससे आप अपना सारा पेन और डिस्कम्फर्ट भूल जाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, एंड आई बिलीव यूनिवर्स आपको वो चीज और जल्दी देगा। गुड रेप्स ओनली। लेट्स गो। तो आज सुबह नाइट्रो में आके एक चेस्ट वर्कआउट लगाने के पहले मैं कॉफी पीते पीते अपने स्नैपचैट मेमोरीज देख रहा था, और मुझे एक मेमोरी आई आई थिंक 7 या 8 इयर्स अगो टुडे, जब मैं रात को कॉलेज के बाद कोरिंथियंस क्लब के ही जिम में चेस्ट ट्रेन कर रहा था। और तब मैं अपने दोस्तों को स्नैपचैट पे कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करने के लिए बोलता था। उस टाइम पे मेरे पास एक बहुत ही लो क्वालिटी एंड्रॉइड फोन था। ये यूट्यूब स्टार्ट करने के पहले वाली बात है, और मैं 2 एक्सरसाइज लगा रहा था। मुझे अगर याद आएगा मैं टॉप राइट हैंड कॉर्नर में वो क्लिप डाल दूंगा। इस टाइम पे मैं 11 मंथ्स इनटू ट्रेनिंग था, तो तब मैं एक बहुत ही हार्डकोर बिगिनर था जिसके पास मसल ग्रो करने की एक पैशन थी। और वो सारे मेमोरीज देखने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि वो पूरा चेस्ट वर्कआउट अभी वाले चेस्ट वर्कआउट से डिट्टो सेम है। मैंने सीटेड मशीन चेस्ट प्रेस लगाई, केबल फ्लाइज लगाया, शोल्डर प्रेस और लैटरल रेजेस। गेस व्हाट, 8 सालों के बाद मेरा चेस्ट वर्कआउट एग्जैक्टली सेम है। आजकल जो भी टीनेजर्स जिम जस्ट ज्वाइन करते हैं, तो सोशल मीडिया की वजह से ओवर कॉम्प्लिकेशंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि उनको अपने और अपने ड्रीम फिजिक के बीच में एक क्लियर रास्ता दिखता ही नहीं है। मैं कुछ शॉर्ट्स देख रहा था जहां पर बंदा नॉर्मल ट्राइसेप पुश डाउन नहीं करता, वो दोनों साइड पे कफ्स लगाता है और वो क्रिस क्रॉस वाले ट्राइसेप पुश डाउन करता है। लोग नॉर्मल पेक फ्लाइज नहीं, रिस्ट को इक्वेशन से और फोरआर्म को इक्वेशन से हटाने के लिए कफ लगा के परफेक्ट इंक्लाइन पे केबल फ्लाई लगाते हैं। मैंने जब जिम स्टार्ट की थी तब पता है मुझे क्या एडवाइस मिली थी? आप जिम के अंदर जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे, न्यूट्रिशन में जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे और रिकवरी में जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे, आपको उतने ही रिटर्न्स मिलेंगे। उस टाइम पे 2017 में थिंग्स वर अबाउट एफर्ट, एंड आई फील लाइक वो जो हार्डकोर मैसेज है वो आजकल बहुत ज्यादा मिसिंग है, एंड इट नीड्स टू कम बैक। मैं फिटनेस इंडस्ट्री में अब इतने सारे सालों से हूँ, मुझे पता है कि चीजें साइकिल्स में आते हैं और जाते हैं। मैं उस हार्डकोर फेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। Come on. एक और। शोल्डर्स के कंपाउंड मूवमेंट के लिए डंबल ओएचपी हो गया। अब आइसोलेशन मूवमेंट के लिए मैं इस जिम के अच्छे केबल स्टेशन का फायदा उठा के लैटरल रेजेस के सारे 3-4 सेट्स यहीं पे करूंगा। क्लास एक और पार्शल, लास्ट सेट, लेट्स गो होम।
ट्राइसेप सेपरेशन भी आ रहा है, ट्राइसेप के जो तीनों हेड्स है वो अब दिखाई दे रहा है। अब एटलीस्ट टी शर्ट के अंदर डेल्ट्स, पेक्स ये सब पॉप आउट हो रहा है। स्लो एंड स्टडी, नाइस, एंजॉइंग द प्रोसेस, और कुछ नहीं। द मैन हु लव्स वॉकिंग विल वॉक फर्दर देन द मैन हु डज नॉट। तो मैं अपना वर्कआउट रेटिंग 10 on 10 ही दूंगा, पर अवधूत एक शूटिंग पर्सपेक्टिव से, एक फिल्म मेकर के पर्सपेक्टिव से तेरे थॉट्स क्या है? 10 on 10 जिम है। मैं तो बोलता हूँ कि तू जो 4 डे बोल रहा था वो छोड़ के एक इम्पल्सिव डिसीजन ले ले और यहाँ पर जल्दी से मेंबरशिप ले ले। मुझे तो बहुत मजा आया, ऐसा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर शॉट ले रहा हूँ तो वो परफेक्ट आ रहा है। पहले से कोने ढूंढने पड़ते थे, बट यहाँ पर नहीं ढूंढने पड़ते। जहाँ पर भी पॉइंट करो सिनेमैटिक शॉट आ जाता है, बस फ्रेम करना पड़ता है अच्छे से। ऑल्सो गाइज, कितने लोगों को याद है अभी हम जिस जिम में गए थे, वो जिम बनाने के पहले, जब वो जिम रेनोवेट हो रही थी, तो मैं और अवधूत, आई थिंक मैं जापान जाने के पहले इस इंडोर गेम जोन में आए थे, क्योंकि उन्होंने पुराने जिम का सारा इक्विपमेंट यहाँ पर मूव किया था। और यहाँ पर शायद एक बेंच रखा था जहाँ पर मैंने टॉक दिया था। लेते थे हम बाहर आके, एक सेट मारते थे, फिर बाहर आते थे, शूट करते थे, फिर अंदर जाते थे, एक सेट लेते थे। अभी अंदर क्या है? आई थिंक एक्चुअल इंडोर गेम जोन ही होगा। बाहर तो उन्होंने ये रखी है। अरे वाह, अभी मैंने अंदर जाके देखा, उन्होंने सारे टेबल टेनिस टेबल्स, PS5 सब कुछ अंदर मूव किया है। उनके पास आइस हॉकी भी है, तो खेलने में मजा आएगा पोस्ट वर्कआउट। ये वो बेंच है बाय द वे जहाँ पर हमने शॉट लिया था। मुझे याद भी है कि मैंने उस टाइम पे क्या टॉक दिया था। तो अभी मैं और अवधूत गाड़ी में बैठ के घर ही जाने वाले थे, पर मैंने ऑन द वे एक चीज देखी जो मैंने बहुत सालों में नहीं देखी है। बचपन में जब भी किसी का बर्थडे होता था तो हम क्लब में इस ग्राउंड को रेंट करते थे और क्रिकेट खेलते थे, पर बहुत सालों के लिए उन्होंने ये सेक्शन बंद किया और यहाँ पर सिर्फ शादी या एंगेजमेंट ऐसे सेरेमनीज होस्ट करने के लिए वो इस जगह को रेंट देते थे। पर ये देखो, उन्होंने यहाँ पे अब स्टम्प्स रखे हैं। 5x पे देखो, एक प्रॉपर पिच है, ऑफ कोर्स मिट्टी वाला नहीं है पर कंक्रीट वाला है, पर स्टम्प्स रखे हैं। यहाँ पर बाउंड्री लाइन है। अवधूत, हम रेंट कर सकते हैं ऐसे, सिंगल टेनिस मैच खेल सकते हैं। हाँ, या इवन वो जो सिंथेटिक बॉल होता है ना, उससे भी खेल सकते हैं। ये सही है। वाओ, कितना मस्त है ये, है ना? मैं बहुत सालों में नहीं आया हूँ। लग रहा नहीं कि हम जिम के लिए आए थे। एग्जैक्टली, वेकेशन पे। हाँ ना, रिसोर्ट वाली फीलिंग आ रही है पूरी। रिसोर्ट है ही, हाँ वही। पर हम ये रेंट कर सकते हैं फिर। एक कीपर, एक बॉलर, 2 बैट्समैन, 4 लोग हुए। फील्डर्स लगेंगे पर थोड़े से ज्यादा लोग लगेंगे। आर्यन खन्ना को भी पूछ सकते हैं, स्पेशल इनवाइट। तू करण को लेके आ, साहिल को लेके आ। ये संडे को एक्चुअली प्लान कर सकते हैं, मजा आएगा। लड़कों को कितनी सिंपल चीजें खुश करती है ना। फुल पिच ग्राउंड है, पर ना लाइंस भी ड्रॉ की है, हाँ, ताकि हाफ पिच भी खेल सकते हैं। ये ना 1-2-3। हाँ, नहीं पर ये तो प्रॉपर फुल पिच है। यहाँ पे स्टंप की है ना। हाँ हाँ, ये नो बॉल की लाइन होगी। राइट, पर अदरवाइज ये फुल पिच है ना। ये जो पोस्ट वर्कआउट मील का टाइम होता है ना, ये मेरे लिए एक बहुत ही सेक्रेट टाइम है। मेरे दिन का जो फेवरेट टास्क होता है, यानी ट्रेनिंग सेशन, वो सक्सेसफुली खत्म हुआ होता है और मैं मस्त खुद के बॉडी को रिफ्यूल करने के लिए अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाता हूँ और रिलैक्स करता हूँ। अब यूजुअली ये खाते खाते मैं कोई एनिमे शो देख रहा होता हूँ, कोई टीवी सीरीज देख रहा होता हूँ, या यूट्यूब देखते देखते चिल कर रहा होता हूँ। आजकल मैं यूट्यूब पे पोकेमॉन स्पीड रन्स बहुत देख रहा हूँ। ये मैंने कल परसों डिस्कवर किया, इतना ज्यादा मजा आता है। ये लोग पुरानी गेम्स में कुछ ग्लिचेस ढूंढते हैं, कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने की कोशिश करते हैं। स्पीकिंग ऑफ पोकेमॉन, मैं कई सालों से यूट्यूब पे गेमिंग रिलेटेड वीडियोस देख रहा हूँ। मुझे कल चलते चलते स्ट्राइक हुआ, क्या मुझे एक गेमिंग कंसोल लेना चाहिए? अगर मैं मील करते करते आधे घंटे के लिए यूट्यूब पे गेमिंग देख रहा हूँ, तो क्यों ना खाते खाते खुद गेमिंग की जाए। पर फिर 2 क्वेश्चंस है, क्या मुझे PS5 चुनना चाहिए या क्या मुझे Nintendo Switch 2 चुनना चाहिए? इसका जब मुझे आंसर मिलेगा ना, तब मैं शायद एक डिसीजन बनाऊंगा। और आई डोंट थिंक गेमिंग स्टार्ट करने के बाद मैं स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ। मुझे गेमिंग प्योरली अपने लिए करना है, या मे बी मैं स्ट्रीमिंग भी करूंगा फ्यूचर में, पता नहीं। पर आप लोग जो गेमिंग करते हो, प्लीज मुझे सजेशंस दो। अगर मैंने स्विच 2 चुना तो मैं इन अ वे अपना चाइल्डहुड रीलिव कर पाऊंगा। स्विच पे निंटेंडो ने डायमंड और पर्ल का रीमेक ऑलरेडी बना दिया है और रूमर्स है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट का भी रीमेक इस साल बनाने वाले हैं, तो वो सब रीलिव करने में बड़ा मजा आएगा। प्लस मैं बचपन में बहुत मारियो पार्टी और मारियो कार्ट भी खेलता था, तो निंटेंडो की पूरी कंसोल
कंसोल सिस्टम मेरे अंदर नॉस्टैल्जिया वापस लाएगी एंड आई थिंक वो मुझे बड़ा पसंद आएगा। पर ये ट्रिकी इसलिए भी है क्योंकि बचपन में मेरे पास PS3 भी था, इसीलिए कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 और ब्लैक ऑप्स 3, ज़ॉम्बीज खेलना, दोस्तों के साथ फीफा खेलना, अगर मुझे ये सारी चीजें करनी है तो मुझे सोनी चुनना पड़ेगा और प्ले स्टेशन वाले पाथ पे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं डिसाइड नहीं कर सकता, प्लीज मुझे सजेशंस दो। एनीवेज, पोस्ट वर्कआउट मील के लिए 4 पूरे अंडों की भुर्जी आज पापा जी ने मेरे लिए ये बना के दिया। याद है मैंने आपको कहा था उनको कभी कभी मेरी प्लेन भुर्जी और मेरे प्लेन सैंडविचेस देख के बहुत ज्यादा ऐसे होता है। टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया, एक ब्रेड का स्लाइस, लेट्स गो। ये देखो, अभी मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। ये वर्ड आया जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता, ये जापानीज वर्ड है, नई वोकैबुलरी है। मैंने स्पेस बार दबाया, इसका ये इंग्लिश मीनिंग आया। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी जापानीज लेवल ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई है कि मुझे इन वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग भी नहीं पता होता। अब ये फ्यूडलिज्म जो भी है, एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, जापान वॉज फ्यूडल इन ओल्ड टाइम्स। अब ये फ्यूडल क्या है? मैं गया गूगल पे, मैंने सर्च मारा फ्यूडल मीनिंग कनेक्टेड विद द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म। वाह भाई, इतना फालतू डेफिनेशन मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। फ्यूडलिज्म डाल के देखते हैं, कमाल है गूगल यार। हाँ, अब आ गया। कई हफ्तों के लिए अपना डे टू डे रूटीन जीने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ब्रेन इंफॉर्मेशन से ओवरलोड हो चुका होता है। मैं अपने पर्सनल डाउन टाइम के लिए बहुत ज्यादा यूट्यूब देखता हूँ। फॉर्चुनेटली मेरी रील स्क्रॉल करने की आदत नहीं है, पर इवन दो मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, स्पेशली बिजी फेजेस में जब मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ और कोचिंग का काम कर रहा हूँ, तब महसूस होने लगता है कि ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा इरिटेट हो गया है। अगर आप एक बिजी इंडिविजुअल हो जिसके पास मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना मुमकिन नहीं है, और अगर आप फिटनेस में इंटरेस्टेड हो और आपके फिटनेस हैबिट्स हर दिन सेट हैं जैसे ट्रेनिंग या वॉकिंग, तो आप अपने वॉक को एक डाउन टाइम की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आज के वॉक पे जानबूझ के अपने ईयरफोन्स लेके नहीं गया। यूजुअली चलते वक्त मैं इधर पॉडकास्ट सुनता हूँ, एक यूट्यूब वीडियो देखता हूँ या गाने सुनता हूँ, या अगर दोस्त फ्री होंगे तो उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करता हूँ। पर ये जो कंजम्पशन की साइकिल है, इसकी वजह से ब्रेन को कभी रेस्ट नहीं मिलती, क्योंकि मैं अपने बॉडी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। वो जो पॉइंट होता है जहां पर ब्रेन ओवरलोड हो गया होता है, वो मैं झट से महसूस कर सकता हूँ। और उन दिनों पे मैं जानबूझ के ईयरफोन्स लिए बिना बस 1-1.5 घंटे के लिए चलता हूँ। जब हम काम या पढ़ाई के बाद खुद को कन्विंस करते हैं कि हम ब्रेक ले रहे हैं, पर उस ब्रेक में आधे घंटे के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब पे कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो हम एक्चुअली हमारे ब्रेन को रेस्ट नहीं दे रहे। उल्टा हमारा ब्रेन उस ब्रेक में इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से और ज्यादा स्टिम्युलेट हो रहा है। इसीलिए अगर आप भी इससे बचना चाहते हो, अपने दिन में ऐसे पीरियड्स रखो जहां पर आप कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ऐसे पीरियड्स रखो वेर यू आर डूइंग नथिंग। ये एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके मेडिटेशन हो सकता है, एक वॉक हो सकता है जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, या जब आप गाड़ी चलाते चलाते वापस घर आ रहे हो तो ये ऐसा पीरियड हो सकता है जहां पर आप कुछ सुन नहीं रहे। हैव मोमेंट्स इन द डे वेर यू आर एक्चुअली रेस्टिंग योर ब्रेन। पर हाँ, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। स्टे सेफ, नॉट डन येट।